नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पंजाबी के महत्वपूर्ण कवि अवतार सिंह पाश और उनकी कविता सबसे खतरनाक है पर आधारित यह कार्यक्रम। पाश की यह कविता, जिसका हिंदी अनुवाद एनसीईआरटी की कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। कविता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर सूरज बहादुर थापा। डॉक्टर सूरज बहादुर थापा लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। भाषा, साहित्य, आलोचना और कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर हरिमोहन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा, साहित्य और शिक्षण की दुनिया में विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, आज हम समकालीन भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण पंजाबी कवि पाश और उनकी कविता सबसे खतरनाक पर बातचीत करेंगे। यह कविता मूलतः पंजाबी में लिखी गई है। इसका अनुवाद प्रोफेसर चमनलाल ने किया है। पाश राजनीतिक कवि हैं, उनमें विद्रोही चेतना है। वे सामान्य घटनाओं से जनजागृति पैदा कर देते हैं। इस कविता पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब, क्या ही अच्छा हो कि हम इस कविता को पढ़ें और समझें। जी, इससे पहले पाश का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पाश पंजाबी के कवि हैं। उनकी कविताएं समकालीन भारतीय साहित्य की एक बहुत बड़ी धरोहर हैं। उनका जन्म पंजाब के जालंधर जिले के तलवंडी सलेम गांव में हुआ था। उन्होंने बड़ी कम उम्र पाई। 1950 में वो पैदा हुए जी और 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन छोटे जीवन को उन्होंने सार्थक और सफल बनाया अपनी कविताओं के माध्यम से, और अपनी कविताओं के विचार को उन्होंने समाज में जिस ढंग से प्रस्तुत किया, उससे समाज अनुप्रेरित होकर के आगे बढ़ा, ताकि एक और बेहतर और सुंदर, शोषण विहीन और सामाजिक न्याय वाला एक समाज बन सके। उनकी कविता सिर्फ कविता नहीं है, एक मिशन है। जैसे कि उनका एक काव्य संग्रह का नाम है कि बीच का रास्ता नहीं होता। बीच का रास्ता नहीं होता। बीच का रास्ता का अर्थ ही होता है समझौते का रास्ता। हाँ। आप स्वार्थवश समझौता करके और अपना काम निकालना चाहते हैं। हाँ, सामाजिक न्याय के रास्ते को आप छोड़ करके सुविधावादी रास्ता अपनाते हैं, तो वो अवसरवाद समाज में नहीं चलेगा। समाज एक सुंदर समाज बने, एक न्यायप्रिय समाज बने, शोषण मुक्त हो, लोग सुखी, संपन्न और भाईचारे के साथ रहें। बिल्कुल ठीक। यह बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्यता,
यह मनुष्यता समाज में बनी रहे, जी, इसके लिए पास ने जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने और भी अपनी कविताएं लिखी, उसे नाम से ही पता चल जाता है। जी। जैसे उनकी एक काव्य संग्रह का नाम है लड़ेंगे साथी। अच्छा। तो लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? शोषण से लड़ेंगे, अन्याय और भेदभाव से लड़ेंगे, और जो वंचित हैं, शोषित हैं, अपहृत हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए लड़ेंगे। और लड़ेंगे कि और बेहतर और सुंदर समाज बने। और फिर देखिए एक काव्य संग्रह उनका और भी है कि लहू है तब भी गाता है। ये सब बातें ऐसी हैं जैसे कि एक शायर की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि सिर्फ रगों में दौड़ने के नहीं हम कायल, जो आंखों से ही ना टपका तो लहू क्या है। क्या बात है। तो पास ऐसे ही जुनूनी कवि हैं जिनके लक्ष्य में है समाज को एक शोषण मुक्त समाज बनाना। एक सुंदर सपना उन्होंने लिया। वह स्वप्न अगर मनुष्य नहीं देखता है, अब हमारे जितने भी महापुरुष हुए, बड़े बड़े महापुरुष, उन्होंने क्या देखा? बुद्ध ने कहा कि संसार सुंदर तो है लेकिन यह दुखमय है। इस दुख को दूर कैसे करें? जो प्राकृतिक आपदा और दुख है उसके अलग उपाय हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा दुख है मनुष्य द्वारा बनाए गए दुख, मनुष्य द्वारा खुद निर्मित दुख। जैसे कि जातिवाद है, जैसे कि अमीरी और गरीबी का झगड़ा है, जैसे नस्लवाद है। तो ये जो मनुष्य द्वारा निर्मित जो अन्याय की बेड़ियां हैं उसे पास काट डालना चाहते हैं। और ये जिस कविता के चर्चा के लिए हम एकत्रित यहाँ हुए हैं आपके साथ, उस कविता में भी उन्हीं सपनों की बातें की जा रही हैं। तो पास की पूरी कविता ही एक स्वप्न है। अब गांधी ने राम राज्य का स्वप्न देखा, हमारे संत रविदास ने बेगमपुरा का एक स्वप्न देखा, मार्क्स ने शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज का स्वप्न देखा। ऐसे ही लोग अपने अपने स्वप्न देखते हैं। तो पास ने भी एक सपना देखा था। क्या ही अच्छा होता कि उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे जो भावी पीढ़ी, हमारे जो भावी नागरिक, हमारे विद्यार्थी हैं नई पौध के, वे उस भावना को समझ पाते। क्या बात है। वो भावना को समझना बहुत जरूरी है जिससे कि समाज को आगे और हम सुंदर क्या बात, आपने बहुत अच्छा परिचय इस कवि का दिया है। और साथ ही कविता की पृष्ठभूमि जो कवि के अंदर बन रही है उसे भी आपने उद्घाटित कर दिया है। बहुत सुंदर परिचय आपने दिया जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अब इस कविता के अंशों को पढ़ता जाऊंगा। अच्छा होगा कि आप उसकी व्याख्या करते रहें तो उससे विद्यार्थियों को कविता स्पष्ट समझ में आ जाएगी। जी बिल्कुल। शीर्षक है सबसे खतरनाक। जी। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। यहाँ इन पंक्तियों में मैंने जैसे कहा था कि पास का सपना एक बड़ा स्वप्न है, और वो सपना है दुनिया के दुख को, अन्याय को मिटाना। जैसा कि राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा था कि भागो मत, दुनिया को बदलो। डर कर भागना नहीं है, चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों का सामना करते हुए मुकाबला करना है, संघर्ष करके फिर रास्ता बनाना, संघर्ष करना है। संघर्ष के रास्ते में बहुत खतरे उठाने होते हैं। आपको ध्यान होगा कि मुक्तिबोध को भी कहना पड़ा था कि अब उठाने होंगे अभिव्यक्ति के सारे खतरे। बिल्कुल। ये अभिव्यक्ति किस लिए है? ये अभिव्यक्ति अन्याय के खिलाफ की जाने वाली अभिव्यक्ति है। बिल्कुल ठीक। तो उन अभिव्यक्तियों में खतरनाक चीजें सामने आती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या है? तो उस तक आने के पहले पास उन खतरों की बात करते हैं कि छोटे छोटे खतरे अगर हम उनसे भी निपट लें, वो अगर हम कर भी लेते हैं तो कोई बात नहीं होती। इसी कड़ी में वो बताते हैं कि अगर समाज में मेहनत की शोषण होता है, जैसे कि धूमिल ने कहा कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, बिल्कुल, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है।
ये जो रोटी का खेल है, ये जो शोषण का खेल है, जी जी ये चलिए इससे हम समझौता कर सकते हैं, एक पल के लिए हम उससे थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं, जी। वो सबसे खतरनाक चीज नहीं है, हाँ। उससे हम समझौता कर लें। उसी क्रम में वो कहता है कि पुलिस की मार भी जी, इतनी खतरनाक नहीं जैसे है। सत्ता दमन करती है। हाँ। आपने अंधेरे में कविता में ही देखा जी, होगा, बिल्कुल सही 3 कह रहे हैं। डिग्री जो हाँ, क्रांतिकारी वो भी चेता थी। लोग जी, हैं, जी, जी। उसके ऊपर 3 डिग्री अत्याचार किया जी, जाता है, जी, जी। तो वो भी उतना खतरनाक नहीं है, हम सह लेंगे। और इसी तरह अवसरवाद से भी निपटा जा सकता है। हाँ। और बैठे बिठाए पकड़े जाना का 2 अर्थ हम समझते हैं। जी एक तो आपने कुछ किया नहीं और निरपराध आप पुलिस द्वारा पकड़े गए, जी फंसा दिए गए। हाँ। और दूसरी चीज यह भावना कि अभी मैंने क्रांति की ही नहीं और मैं बेकार में फंसा दिया गया। ये दोनों बातें हैं, तो ये भी उतनी खतरनाक नहीं होती है। इससे ज्यादा बड़े खतरे हमारे सामने हैं जी जी जी। मनुष्य के मन में। ये सहमी सी चुप में जकड़े जाना, जी जी जी। ये सहमी सी चुप माने आप चुपचाप बैठे हुए हैं, चाहे जो कुछ होता जैसे रहे, आप शायद। मुक्तिबोध की भूल गलती हाँ। कविता को याद कीजिए, जी, जी, जी। वहाँ सब चुप हैं, शायर, मनसबदार, हाँ, तो उसी को कह रहा है कि सिपहसालार। चुप नहीं रहना है, चुप नहीं रहना, रिएक्ट अभिव्यक्ति करना है। रिएक्ट करना जी, है जी। और गलत चीजों के प्रति रिएक्ट करना है, मनुष्य के अधिकारों के जी। लिए रिएक्ट करना आगे है। कहते हैं कविता में, जी कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जी किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, जी मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति में भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर। मैं पहले इस अंश की हम व्याख्या कर लें, फिर आगे। जी देखिए, यहाँ पास कह रहे हैं जी कि कपट के शोर में दब जाना। आप जानते हैं ये मनुष्यता का इतिहास रहा है कि सच्चे और ईमानदार लोग कम रहे हैं, कम बोलते रहे हैं, और बेईमान और गलत लोग, जैसे कि निराला ने कहा कि राम पछतावा करते हुए बोल रहे हैं कि अन्याय जिधर उधर है शक्ति। जी यही दुनिया का दस्तूर है, अन्यायियों के साथ शक्ति होती है। तो कपट के शोर में अगर आपकी ईमानदार आवाज दब भी जाती है तो उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन आवाज का होना जरूरी है। ये बात है। और दूसरी बात है कि सत्ता समाज इसलिए होती है ताकि जनता तक सुविधाएं पहुंचाए। बिल्कुल। अगर जन सुविधा नहीं है, आप बिना बत्ती के, बिना लाइट के पढ़ रहे हैं, विचारों को जन्म दे रहे हैं, तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा, हम कष्ट करके पढ़ लेंगे, उतनी बुरी चीज नहीं है। और हम क्रांति करेंगे, हम क्रांति करेंगे, हम क्रांति करेंगे, केवल ऐसी झूठे वादों के साथ लंबा इंतजार करना भी उतना बुरा नहीं है। लेकिन सबसे बुरा है कि आपके दिल में कोई तड़प ना हो। क्या बात है। आप मुर्दा शांति से भर जाएं। मुर्दा शांति से भर जाने का अर्थ हुआ कि आपकी आत्मा में सामाजिक न्याय के लिए कोई बेचैनी नहीं है। अगर सामाजिक न्याय की बेचैनी पैदा नहीं होती, जो मनुष्य का सबसे बड़ा अभिष्ट है, तो वो बहुत खतरनाक, मतलब जड़ता नहीं होनी जड़ता नहीं होनी चाहिए। आप निर्जीव ना हो, आपकी आत्मा ना मरी हुई हो, यह सबसे बड़ी चीज है। और हम करते क्या है, ज्यादातर मनुष्य, एक हमारा रूटीन वर्क है। जैसे कबीर ने कहा कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो ये दोनों चीज है। एक संसार सुखिया संसार है जिसे दुनिया की गतिमति से, उसके जड़ दोष से, उसके दुख से कोई मतलब नहीं है। वो खाता है, सोता है, सिर्फ अपना मतलब रखता है। तो एक रूटीन बद्ध जिंदगी अगर आपकी बनी हुई है, आप केवल जाते हैं काम पर, काम से लौटकर घर आ जाते हैं, तो उससे बात नहीं बनती। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। जी, मैं और आगे कविता पढ़ता हूँ। और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। सपनों का मर जाना। सपना जब तक हम नहीं देखते हैं, तब तक हम नई दुनिया का निर्माण ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। पूरे वैज्ञानिक अनुसंधानों का जी। और दुनिया के विकास का इतिहास बताता है जी। कि जिसकी मनुष्य कभी कल्पना करता था, जिसके सपने देखता था कि काश में पक्षी की तरह आकाश में उड़ पाता, तो उसने वायुयान बनाया। जी। काश वह मछलियों की तरह सागर को चीर सकता तैर करके, तो उसने
पानी के बड़े बड़े जहाज जहाज बनाए। बनाए। ऐसे आविष्कार ये सपनों से ही होते हैं, कल्पनाओं से ही होते हैं। जब तक हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि जैसे तुलसीदास ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, ऐसा समाज हम बनाएं जिसमें कोई दैवीय दुख ना मिले, कोई शारीरिक दुख ना मिले, कोई इस तरह के दुख उसको ना मिले, बिल्कुल बिल्कुल दुखहीन समाज हो, ये तो एक सपना ही है। जी जी जी। तो पास ऐसे ही सपनों सपने की की बात कर रहे हैं। सपने को समझना पड़ेगा। सपना कैसा सपना है? सपना ये नहीं है कि मेरे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस हो जाए, मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊं, मेरे पास धन दौलत की कमी हो जाए, कमी ना हो पाए, ये बात नहीं है। नए सपने होने चाहिए मानव, जिससे कि मनुष्यता और समृद्ध हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। ये चीज ऐसी होनी चाहिए कि जिसको कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी, सर्वे सन्तु निरामया। क्या बात है। सबके लिए हो। वाह। और इसको अगर आप कह सकते हैं कि ये समाजवादी दर्शन है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर सबका भला होता है, सब पर सबके पास अगर सुविधाएं पहुंचती हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं क्या है। बात है। तो वैसा एक दर्शन सबके लिए होना चाहिए, यहाँ प्रकट हो रहा है। मैं कविता आगे पढ़ूं। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। मैं समझता हूँ कि ये कविता वही व्यक्ति लिख सकता है जिसने दुख को, अन्याय को सहा हो। जाके पैर न फटे बीबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जी जी। जब व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं कि निराला ने कहा कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये दुख सिर्फ व्यक्ति का दुख नहीं है, व्यक्ति के दुख के माध्यम से पूरे समाज का दुख है जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस दुख की घड़ी को हम केवल समयबद्ध तरीके से देखते रहते हैं और समय बिताते रहते हैं। घड़ी इससे क्या कहना चाहते हैं कि इससे कहना ये चाहते हैं, में रुकी हुई हाँ, आपकी निगाह में रुकी हुई है। मतलब कि समय और समाज परिवर्तनशील है। हाँ, वो परिवर्तन वो आप देखने रहे हैं। उसके घड़ी चलती हुई तो दिख रही है आपको, दिख रही है, परंतु समाज बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। आपके विचार रुके हुए हैं, आपकी सोच रुकी हुई है। अगर घड़ी के साथ एक विचारों की परिवर्तनशीलता नहीं आती है, वो परिवर्तनशीलता मनुष्यता के पक्ष में है। वही बात आगे भी कहता है, वही बात कहता है कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ है। तटस्थता। अगर आप अवसरवादी तटस्थता अपनाते हैं, आपकी आंखें अन्याय होती देख करके अगर रुक जाती हैं, जम जाती हैं बर्फ की तरह, जैसा कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म में लिखा कि आपकी आंखों के सामने, आपके गुरुओं की बुराई हो रही है, अन्याय हो रहा है और आप देख करके अपनी खोल में सिमट जाते हैं, तो आप कछुआ धर्म का पालन करते हैं। ये नहीं करना पड़ेगा, उसके आगे जाना पड़ेगा। वही आगे भी, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती हुई अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। जी, दुनिया को चूमने का मतलब ये है कि तुम्हारा दुख मेरा दुख है। हाँ। सिद्धार्थ राजकुमार थे, उनके पास दुखों की कोई कमी नहीं थी। जी। लेकिन जब उन्होंने 3 दृश्य देखे, एक रोगी का, एक लाश का, एक वृद्ध व्यक्ति का, तो उन्हें लगा कि दुनिया में बहुत दुख हैं, उनके दुख को हमें अपनाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो दुनिया को अपना करके ही हम उसका दुख बांट सकते हैं। ये भाव है। बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। देखिए, चांद यहाँ परंपरागत अभिजात्यवादी सौंदर्य का प्रतीक है। अच्छा। और मुझे इस संदर्भ में मुक्तिबोध याद आते हैं, जिनको चांद का मुंह टेढ़ा नजर आता है। आखिर चांद का मुंह उन्हें टेढ़ा क्यों नजर आता है? जब पूरी दुनिया में मारकाट हत्याकांड मची हो, लोग खतरे में हैं, तो आप
परंपरागत चांद के सौंदर्य को देख करके अभिभूत हो रहे हैं। और वो सौंदर्य अगर आपकी आंखों में खटकता नहीं है जी। तो आप कम से कम मनुष्य नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं करता है, मिर्चों की तरह नहीं करता है। यानी कि आप कैसे रह सकते हैं कि आपके घर में सुख है और पूरी दुनिया में दुख है, ये नहीं चलेगा। तो चांद की जो अभिजात्यवादी सौंदर्य बोध का प्रतीक है, हमें उससे अलग आगे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, इसी तरह आगे कहता है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौखटों पर चिपक जाते हैं। देखिए, ये गीत कौन सा गीत है? ये गीत सुमित्रा नंदन पंत ने जो लिखा था कि मैं नव मानवता का संदेश सुनाता हूं। ये नव मानवता क्या है? ये गीत कोई फिल्मी गीत नहीं है, ये गीत कोई रोमांटिक गीत नहीं है। ये गीत है नव मानवता का गीत, जिसमें अन्याय के खिलाफ, पीड़ा के खिलाफ एक भावना होती है। और अगर वो गीत आपकी कानों तक पहुंचने के पहले बिल्कुल रुग्ण हो जाए, मरसिया जैसे जो शोक गीत में बदल जाए, वो आपके पसंद ना आए, आपको जगा ना पाए, मतलब उस गीत से आप ऊर्जस्वित ना होकर के बिल्कुल मुर्दा शांति से भर जाएं, जो पहले कहा है, आप निष्क्रिय हो जाएं, तो फिर बड़ी खतरनाक स्थिति आ जाती है। ठीक इसी तरह वो गीत, अगर आपको ध्यान होगा कि अंधेरे में कविता में वो मनु आता है, दरवाजे का सांकल बजाता है, आपको बुलाता खतरों के बीच आओ। अगर आप नहीं जाते हैं तो वो भावना गुंडे की तरह अकड़ जाती है, आपको रोक, गुंडे की तरह अकड़ना मतलब आपकी भावनाओं को रोकना, आपको क्रांति के पथ पर, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के पथ पर जाने से रोकना। क्या बात। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जिंदा रूह जो सजग व्यक्ति होते हैं, अच्छा, लेकिन अगर उसके रूह के आसमान पर रात का अंधेरा छा जाए, उजाला ना रहे, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है, क्योंकि वहां सच्चाई नहीं बोलती है, वहां उल्लू बोलने लगते हैं। और उल्लू ऐसे लोगों का प्रतीक है जो मूर्खता के साथ साथ और भी अन्याय के साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में अंत में आता है कवि, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। आत्मा का सूरज डूब जाए, यह महत्वपूर्ण बंद है। आत्मा का सूरज मतलब आत्मा का प्रकाश, और सूरज अंधेरे को दूर करता है और आत्मा का प्रकाश अन्यायी विचारों को दूर करता है। अगर वो डूब जाए और पूरब में वो उजाला फैलाने की जगह आपके हृदय में गड़ जाए, तो ये बड़ी विरोधाभासी स्थिति हो जाती है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। हमें तो ऐसा चाहिए, ऐसा पूरब चाहिए जो सुख का उजाला लेकर आए, न्याय का उजाला लेकर के आए। तो इसीलिए अंत में ये 3 पंक्तियां फिर से वो दोहराते हुए कहते हैं कि सबसे खतरनाक मेहनत की लूट नहीं होती, पुलिस की मार भी खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ जैसे अवसरवादिता भी बहुत खतरनाक नहीं होती। आत्मा का सूरज नहीं डूबना चाहिए। आत्मा में सबको देखना है, बिल्कुल सभी मनुष्यों को देखना है। और सपने होने चाहिए कि मैं एक सुंदर संसार बनाऊं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की है इस कविता की। अब मेरे मन में एक है कि इसकी जो मूल संदेश है वो संक्षेप में बता दें 2-3 पंक्तियों में। ये मूल संदेश पास का यही है कि हम अगर सजग और जागरूक नहीं हैं, ये सजगता और जागरूकता सामाजिक न्याय के लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें जियो और जीने दो का सिद्धांत सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ हम जी करके संसार में अकेले क्या करेंगे? अगर हमारे साथ संसार के और लोग नहीं जी रहे तो फिर ये मुर्दा संसार हो जाएगा। हम भी जिए और भी लोग जिए। समरसता होनी चाहिए, सबको अवसर होने चाहिए। ऐसा ही सपना हमें देखना चाहिए कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी जीने का अवसर दें, पलने बढ़ने का अवसर दें, तभी एक बेहतर भविष्य का निर्माण हम कर सकेंगे। तो इस कविता के बिल्कुल मूल में है एक सुंदर, समरस
और समत्ववादी, समानता जिसमें हो, लोकतंत्र जिसमें हो, लोग मिल करके रहें, ऐसा एक समाज। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने इस कविता की जो व्याख्या की है उससे इसके कठिन कोने भी खुलकर सामने आ गए हैं और कविता स्पष्ट हो गई है। आप इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर सूरज बहादुर थापा ने कवि अवतार सिंह पास की कविता सबसे खतरनाक से जुड़े हुए जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों से, अपने अध्यापकों से चर्चा करें, हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।